So today we are starting with a topic called as dividend. We are starting with a topic called as dividend. ठीक है, अब ध्यान से सुनो। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, द प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। द प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन जब ये प्रॉफिट होगा अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को। जनरली आप सबको पता होगा कि डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं। So guys, generally dividend और ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? आधे लोग बोल रहे होंगे इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, आप हमेशा बोलोगे डिविडेंड आर ऑफ टू काइंड्स। पहला फाइनल, दूसरा इंटरिम। पहला कौन सा होता है? फाइनल। दूसरा कौन सा होता है? इंटरिम। पहला कौन सा होता है? फाइनल। दूसरा कौन सा होता है? इंटरिम। ठीक है, ना फाइनल डिविडेंड। ठीक है, फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है एट एजीएम। कहां डिक्लेयर होगा वो? एट एजीएम। कहां डिक्लेयर होगा? एट एजीएम। इंटरिम डिविडेंड कहां डिक्लेयर होगा? सर बिटवीन टू एजीएम्स। कितना? बिटवीन टू एजीएम्स। ये छोटी छोटी बात है आपकी एमसीक्यू से। ठीक है, फाइनल डिविडेंड को प्रपोज कौन करता है? गाइस, प्रपोज करना मतलब कि सर हम लोग इतना डिविडेंड बांट सकते हैं। फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर कौन करता है? डिक्लेयर करना मतलब ऐलान करना कि भैया चलो चलो बांट दो। ठीक है, फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज बाय बोर्ड। फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज बाय बोर्ड of directors. It is declared by shareholders. Final dividend is proposed by board of directors, declared by shareholders. Interim is proposed by board of directors, declared by board of directors. Interim is proposed and declared both by board of directors. ठीक है, अच्छा वापस बोलते हैं। Final dividend is proposed by board of directors, declared by shareholders. Interim is proposed by board and declared by board. समझा आपको इतना चीज ना? फाइनल डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर होगा? फाइनल डिविडेंड क्या बोलते हैं? डिक्लेयर होगा एट एजीएम। कहां पर? एट एजीएम। इंटरिम क्योंकि बोर्ड डिक्लेयर करता है, इट इज एट बोर्ड मीटिंग। फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर एट एजीएम, इंटरिम इज डिक्लेयर एट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, फाइनल कौन से रेजोल्यूशन से दिया जाएगा? कौन से रेजोल्यूशन से दिया जाएगा? फाइनल विल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इंटरिम विल बी डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क का 2 मार्क का एमसीक्यू हो सकता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। वापस बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज बाय बोर्ड, डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स एट एजीएम थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देन इंटरिम डिविडेंड इज प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, जो लोग कॉपी कर रहे हो कॉपी मत करो, आई गिव यू टाइम टू कॉपी समथिंग। अभी खाली देख लो, खाली देख लो अभी। ठीक है, सो दिस वुड बी योर पॉइंट नंबर 1। डन। नंबर 2 मैं कहता हूं हमारे सोर्सेस। नंबर 2 अपन क्या कहते हैं? सोर्सेस। अब डिविडेंड बांटना है तो डिविडेंड बांटने के लिए पैसे कहां से आएंगे? डिविडेंड बांटने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अब ध्यान सुनो। पहला सोर्स फ्री रिजर्व्स। पहला सोर्स क्या होगा? वो फ्री रिजर्व्स। पहला सोर्स क्या होगा? वो फ्री रिजर्व्स। अब आधे बच्चे बोलते हैं सर हमको तो पता नहीं फ्री रिजर्व्स क्या होता है, अकाउंट्स तो हमने छोड़ रखा है बहुत पहले ही। फ्री रिजर्व्स मतलब कौन कौन से? जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। वापस बोलो, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, नंबर 2 करंट ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे अपन? करंट ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, करंट ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस शुड ऑल्सो बी सेट ऑफ। अब क्या बोलोगे? आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन
losses should also be set off. Losses should also be set off. Then तीसरा, मनी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अब क्या बोलोगे? मनी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड is guaranteed, if payment of dividend is guaranteed by CG or SG. If payment of dividend is guaranteed by CG or SG. तीन सोर्स है बच्चों. कौन कौन से? फ्री रिजर्व्स, करंट ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, लॉसेस शुड आल्सो बी सेट ऑफ. तीसरा, मनी गिवन बाय CG और SG इफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज गारंटेड बाय CG और SG. क्लियर हो गया इतना चीज? नाउ इंटरिम के लिए कौन सा सोर्स होगा? इंटरिम के लिए सोर्स होगा बच्चों करंट ईयर्स प्रॉफिट और सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट. करंट ईयर्स प्रॉफिट और सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट. क्या बोलेंगे अपन? करंट ईयर्स प्रॉफिट और सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट. मेरा सरप्लस मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल. ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल. ठीक है ना? कितने सोर्स है हमारे पास? 1 2 3. कितने सोर्स है? 1 2 3. सेक्शन 1 2 3. सोर्सेज 1 2 3. सेक्शन 1 2 3. सोर्सेज 1 2 3. सेक्शन 1 2 3. समझा आपको? कोई लिखेगा ना, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी ऑल दोस थिंग्स. पहले मुझे चैट बॉक्स में जरा बताओ कि आपको समझ में आया क्या? आपको समझा क्या 1 2 3? बाकी लोग अगर कोई है, ठीक है. थैंक्स मतलब एवरीथिंग इज परफेक्टली गोइंग नाउ. यार बाकी लोग भी तो लिख दो. खाली चिराग, नया, नमी, प्रियंका, योर नेम्स आर देयर. थैंक्स Ruti. ओके हो गए. 1 हो गया, 2 हो गया. नेक्स्ट, नंबर 3, ट्रांसफर टू रिजर्व्स. क्या बोलते हैं इसको अपन? ट्रांसफर टू रिजर्व्स. ठीक है. अच्छा, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और उन्होंने पैसे रिजर्व्स में नहीं भेजे. पहले क्या होता था? जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करते थे उनको कुछ पैसे रिजर्व्स में भेजने पड़ते थे. अब अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और पैसे रिजर्व्स में नहीं भेजे, बॉस, इट इज अलाउड. कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ट्रांसफर टू रिजर्व्स अब क्या हो गया है? वो ट्रांसफर टू रिजर्व अब क्या हो गया है? वो हो गया है वॉलेंट्री. क्या हो गया है? वो वॉलेंट्री. दैट मीन्स अगर कंपनी ने 25% डिविडेंड डिक्लेयर किया, कितना परसेंट? 25%. अगर कंपनी ने 25% भाई डिविडेंड डिक्लेयर किया है और वो लोग ने रिजर्व्स में खाली 10% ट्रांसफर किया है. कितना परसेंट? खाली 10%. डिविडेंड इज 25, रिजर्व्स में 10. चौलबे के नहीं चौलबे? सर चौलबे. वो लोग ने 8% ट्रांसफर किया है. सर चौलबे. 4% ट्रांसफर किया है. चौलबे. 1% ट्रांसफर किया है. चौलबे. 0% ट्रांसफर किया, मतलब कुछ ट्रांसफर ही नहीं किया. चौलबे. बिकॉज ट्रांसफर टू रिजर्व क्या हो गया है? वो वॉलंटरी हो गया. क्या हो गया है? वो वॉलंटरी. ठीक है. नंबर 4 says टाइम लिमिट. बच्चों इसका सेक्शन है सेक्शन 127. टाइम लिमिट का सेक्शन है 127, 127. ठीक है. अब ध्यान से बच्चों, ध्यान से. डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट AGM. Dividend is declared at AGM. It should be paid within 30 days.
Dividend is declared at AGM, it should be paid within 30 days. Dividend is declared at AGM, it should be paid within 30 days. अच्छा, अगर 30 डेज में नहीं दिया, भैया आपने टाइम लिमिट कॉन्ट्रावेंट कर दी, 30 डेज में अगर टाइम नहीं दिया आपने तो टाइम लिमिट कॉन्ट्रावेंट कर दी. सो कंपनी, you are liable for simple interest at the rate of 18% per annum. You are liable to a simple interest of 18% per annum at the rate of 18% per annum at the rate of 18% per annum. Director, you are also liable to 1000 rupees per day. क्या बोलोगे आप? 1000 rupees per day and max 2 years imprisonment. 1000 rupees per day and मतलब दोनों होगा. And maximum 2 years का imprisonment and maximum 2 years का imprisonment. वापस पढ़ते अपन. डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट एजीएम, इट शुड बी पेड विद इन 30 डेज. बच्चा आज अगर 30 दिन में नहीं दिया, कंपनी यू आर लायबल टू अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम. डायरेक्टर 1000 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम 2 years imprisonment and 2 years imprisonment. सेक्शन नंबर कौन सा है बच्चों? 127. सेक्शन नंबर कौन सा है ये? 127. सेक्शन नंबर 127. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट कहता है पेनल्टी चोकड़ी डीडीएलजे टिकड़ी. क्या बोलोगे आप? पेनल्टी चोकड़ी डीडीएलजे टिकड़ी. क्या बोलोगे? पेनल्टी चोकड़ी डीडीएलजे टिकड़ी. पेनल्टी चोकड़ी डीडीएलजे टिकड़ी मतलब अर्थात पीपल आर वाचिंग मी फ्रॉम साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, ठीक है, कोलकाता का सॉल्ट लेक, ठीक है, जो ऑल रिच पीपल. अर्थात इन इंग्लिश पेनल्टी विल नॉट बी लिवर्ड इन द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, क्या केसेस आंसर देखो. पहला, पहला केस आता है मेरा नो डिफॉल्ट ऑफ कंपनी. क्या बोलोगे? नो डिफॉल्ट ऑफ कंपनी मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया. ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया. अब अपन अभी का एग्जांपल ले लेते हैं. कोविड चल रहा है, ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और कर्फ्यू आ गया कि बस लॉकडाउन है, आप 40 दिन तक नहीं खोल सकते. 40वें दिन के बाद जब लॉकडाउन खुला, 41वें दिन को 41st डे को कंपनी ने डिविडेंड पे किया. लॉ कहता है तुमको तो 30 दिन में पे करना है. कितने दिन में? 30 दिन में. आपने 41st डे को पे किया तो क्या लग जाना चाहिए? पेनल्टी लग जाना चाहिए. पर इस केस में जब लॉकडाउन हुआ, क्या कंपनी की गलती थी? जब लॉकडाउन हुआ, कंपनी की गलती थी? नहीं सर, कंपनी की कोई गलती नहीं थी. तो अब क्या बोलोगे? नो डिफॉल्ट ऑफ कंपनी. अगर कंपनी की गलती नहीं है तो पेनल्टी नहीं लगेगी. ठीक है. नेक्स्ट कहता है डायरेक्शन गिवन बाय शेयर होल्डर could not be complied. क्या बोलोगे आप? डायरेक्शन गिवन बाय शेयर होल्डर could not be complied and the same has been communicated. क्या बोलोगे आप? and the same has been communicated to shareholder. And the same has been communicated to shareholder. And the same has been communicated to shareholder. Direction given by shareholder could not be complied. The same has been communicated to shareholder. हमारा एक शेयर होल्डर है नयन. ठीक है, नयन ने हमको क्या बोला कि सर नयन ने मुझे क्या बोला? सर मुझे ईसीएस कर दीजिएगा. क्या कर दीजिएगा? मुझे ईसीएस. ईसीएस मतलब डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर. अब क्या हो गया? कंपनी को उसने डायरेक्शन दिया. अब क्या हो गया? नयन ने 3 साल तक अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट ही नहीं किया. जब इंडिया में आप बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं करते हो, क्या बन जाता है हमारा? डॉर्मेंट, इनएक्टिव अकाउंट. अब कंपनी ईसीएस कर रही है, कंपनी ईसीएस कर रही है पर वो बाउंस बैक हो रहा है. कंपनी ईसीएस कर रही है पर वो बाउंस बैक हो रहा है. अब मुझे तुम बताओ, जब कंपनी ईसीएस कर रही है वो बाउंस बैक हो रहा है और ये बात कंपनी ने नयन को इन्फॉर्म कर दी कि नयन सर आपने जो ईसीएस करने बोला वो हम नहीं कर पा रहे. अब अक्कल लगाओ, कंपनी ने, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया था कंपनी को क्या मुझे ईसीएस कीजिएगा, और ये चीज़ ईसीएस नहीं हो रहा है, ये चीज़ बता दी गई है शेयर होल्डर को. क्या इसमें कंपनी की गलती है? नहीं सर. तो बॉस पेनल्टी नहीं लगेगी. नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ लॉ. क्या बोलोगे आप? ऑपरेशन ऑफ लॉ.
कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट का ऑर्डर आया कि बॉस कोई भी इंसान अम्मी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अम्मी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अम्मी को दौरे पड़ रहे हैं, मंजुलेखा बन रही है, गजनी बन रही है, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट का ऑर्डर है तो कानून का ऑर्डर है, बॉस आप ये नहीं कर सकते, तो इस ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, क्या इसमें कंपनी गलती है? नहीं। जे, जे इज बेसिकली बच्चों झगड़ा, दैट इज देयर इज अ डिस्प्यूट टू रिसीव द डिविडेंड। क्या बोलोगे? देयर इज अ डिस्प्यूट टू रिसीव द डिविडेंड। क्या बोलोगे? देयर इज अ डिस्प्यूट टू रिसीव द डिविडेंड। अब फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई लेट गए, जब धीरू भाई लेट गए उनके दो टाबर थे, टाबर मतलब किड्स, मुकेश एंड अनिल। मुक्कू बोलता है एबी लिमिटेड के शेयर्स मेरे होंगे, अन्नू बोलता है मेरे होंगे, मुकेश बोलता है मेरे होंगे, अनिल कहता है मेरे होंगे, दोनों में लड़ाई हो रही है। कंपनी कंफ्यूज है कि किसको डिविडेंड दे। सो लॉ कहता है कि बस जब तक वो डिस्प्यूट सेटल नहीं होता, अजूम 50th डे को डिस्प्यूट सेटल हुआ कि मुकेश अंबानी को जाएगा, सो जब 50वें दिन को सेटल हुआ कंपनी तो 50वें दिन को दिया। लॉ कहता है 30 दिन में देना चाहिए वहाँ पर, तो बॉस इसमें कंपनी की गलती नहीं है, तो जैसे हो जाएगा क्या बच्चों? झगड़ा। जैसे क्या हो जाएगा? झगड़ा। ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है, 5th पॉइंट है, पर वो की में नहीं बैठ रहा था, पर ध्यान रखना उसमें 5 एक्सेप्शन है। अमाउंट इज लॉफुली एडजस्टेड। अब क्या बोलोगे? अमाउंट इज लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट any limit due by shareholder. Amount is lawfully adjusted against any limit due by shareholder. For example, नयन को कंपनी को कुछ पैसे देने थे, सो नयन को पैसे देना, अज्यूम करो वो हमारा डेटर था और वो हमारा शेयर होल्डर भी था, तो हमको उसको डिविडेंड देना था। सो कंपनी नयन को फोन कर दिया, नयन भाई आप पैसा भेज दीजिए। नयन बोलते मैं 3 महीने बाद दूंगा। अब कंपनी को डिविडेंड देना था, कंपनी क्या बोलते हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे, पर वो एडजस्टमेंट 3 महीने बाद करेंगे। लॉ कहते हैं तुमको डिविडेंड 30 दिन में देना चाहिए, हम तो 3 महीने बाद दे रहे हैं, मतलब 90 दिन बाद दे रहे हैं, बॉस पेनल्टी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, बिकॉज अमाउंट इज लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी लिमिट ड्यू बाय शेयर होल्डर। समझा आपको? DDLJ। डी से नो डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, वापस डी से डायरेक्शंस गिवन बाय शेयर होल्डर कुड नॉट बी कंप्लाइड एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू शेयर होल्डर। एल से ऑपरेशन ऑफ लॉ। जे से झगड़ा, झगड़ा मतलब क्या? डिस्प्यूट टू रिसीव डिविडेंड और द अमाउंट इज लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी लिमिट ड्यू बाय शेयर होल्डर। ठीक है, समझा आपको इतना चीज ना? होल्ड ऑन, एक और पॉइंट सुनिए, 5th, ध्यान से देखो। डिविडेंड वंस डिक्लेयर। क्या बोलोगे आप? डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक्ड। बच्चों कैन नॉट बी रिवोक मतलब कैन नॉट बी कैंसल, कैन नॉट बी रिवोक मतलब कैन नॉट बी कैंसल, कैन नॉट बी कैंसल, कैन नॉट बी कैंसल। डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक, डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक। ठीक है, डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक, बट इसके 2 एक्सेप्शन। पहला, गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया, दूसरा अल्ट्रा वायस। पहला क्या हो गया? गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया, दूसरा अल्ट्रा वायस। पहला गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया, दूसरा अल्ट्रा वायस। अच्छा, गोइंग कंसर्न मतलब सर अभी क्या हुआ? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया अपन ने, ठीक है, अपन को पे करने का था, डिविडेंड डिक्लेयर करने का, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। जब फैक्ट्री में आग लग गई तो कंपनी के लग गए, कंपनी के गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया। तो जब कंपनी का गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो, कंपनी डिविडेंड दे नहीं पाएगी वहाँ पर, तो बस इन दैट केस यू कैन रिवोक, मतलब यू कैन टेक बाय, यू कैन कैंसिल इट आउट। अल्ट्रा वाइज का मतलब क्या? सर प्रॉफिट नहीं था फिर भी डिक्लेयर कर दिया। लाइन क्या बोलते हैं? डिविडेंड वंस डिक्लेयर ना, बट बस डिक्लेयर करने से पहले क्या होना चाहिए? आपको प्रॉफिट चेक करना चाहिए, यूं ही जाके ऐलान कर दिया शेयर होल्डर ने, चलो डिविडेंड बांटो, तो दैट वाज अल्ट्रा वाइज बिकॉज देयर वाज नो प्रॉफिट, इन दैट केस इट कैन बी रिवोक। आप क्या बोलोगे? डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक एक्सेप्ट इन 2 केसेस। पहला है हमारा गोइंग कंसर्न, दूसरा है अल्ट्रा वाइज। पहला है हमारा गोइंग कंसर्न, दूसरा है अल्ट्रा वाइज। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक एक्सेप्ट इन 2 केसेस, गोइंग कंसर्न एंड अल्ट्रा वाइज। क्लियर? पॉइंट नंबर 6, तुम इसका मतलब मुझे दोगे?
इन तीन में से कौन सा राइट है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. Dividend declared should be more than or equal to propose. Dividend declared should be less than or equal to propose. Dividend declared should be equal to propose. इन तीन में से बच्चों तुम मुझे लिख के बता कौन सा राइट है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. Dividend declared should be more than or equal to propose. Dividend declared should be less than or equal to propose. Dividend declared should be equal to propose. मुझे लिख के बताओ चैट बॉक्स में. Dividend declared should be less than or equal to propose. Dividend declared should be more than or equal to propose. The correct answer is basically dividend declared should be dividend declared should be less than or equal to propose. Dividend declared should be less than or equal to propose. Dividend declared should be less than or equal to propose. Now, and your answer was wrong. सुनो अभी. प्रपोज कौन करता है? बोर्ड. तो बोर्ड सारी चीज़ों को देखता है, अपना प्रॉफिट, ठीक है, फ्यूचर चीज़ें, गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट्स, मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट कैप क्या है हमारा, ठीक है, सब चीज़ें चेक करेगा. बोर्ड बोलता है कि चलो हम लोग 15% डिविडेंड इस साल बांट सकते हैं. तो शेयर होल्डर आप कितना बांट सकते हो? मैक्सिमम 15. मैक्सिमम कितना बांट सकते हो आप? 15. 15 के ऊपर आप नहीं जा सकते. सर आप 12 बांट सकते हो, आप 10 बांट सकते हो, 5 बांट सकते हो, आप सर 1 भी बांट सकते हो, आप सर आप 0 भी बांट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डिविडेंड डिक्लेयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू प्रपोज. अज्यूम करो ये रूल नहीं होता तो साले शेयर होल्डर क्या करते हैं? ए बोर्ड हट तेरी माँ का, चल पूरा 100% बांटो. अरे अगर फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ जाएगी तो पैसे आएंगे कहाँ से? फिर तो सारा लोन लेना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि भैया सर हम लोग इस बार के पैसों में से हम लोग 15% बांट सकते हैं. समझा आपको? एंड वैसे भी चलो अगर इस साल पैसा बांटा नहीं, आपने एसएफए में सीखा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या बोलोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों मिला के क्या बन जाता है अपने? शेयर होल्डर्स फंड्स. क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स. समझा आपको चीज़ ये? गया दिमाग में? कूल. सो व्हाट विल यू डू इज, नाउ होल्ड ऑन. अब जब आप नोट्स में देखोगे ना तो ये अपने हैंड रिटन नोट्स हैं. तो अभी ये इसका तो फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया है, वो नया वाला नोट्स अभी एडिट हो रहा है. तो जब बुक आ जाएगी तो आपको नई वाली बुक से मिलेगी, हैंड रिटन फॉन्ट में ही है, तो वो टाइप करवा देते हैं, टाइप हैंड रिटन फॉन्ट, ठीक है. तो अब ये पुरानी बुक है, ऐसा कुछ चेंज नहीं है इसमें. देख लीजिए. यू विल रीड पॉइंट नंबर 1, यू विल रीड पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7. सो पॉइंट नंबर 7 तक आप नोट्स में पढ़कर आएंगे. पॉइंट नंबर 7 तक आप नोट्स में पढ़कर आएंगे. जब आपका पढ़ के हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दो कि हो गया, फिर विल प्रोसीड फर्दर. पॉइंट नंबर 1 to 7 यू विल रीड. आई थिंक आई थिंक 5-6 मिनट्स हो जाएगा. रीड.
ग्रेट, आई होप आपको समझ में आया होगा। सी फॉर मी ऑल्सो आई एम टेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो हाउ विल बी द रिस्पॉन्स। समझ में आया कि मैंने, मुझे तो वो बता दो तुम लोग यार, मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ है, बहुत टेक्निकल चीज़ है, खुद समझ में नहीं कि क्या चल रहा है। तुमको समझ में आया कि नहीं जितना अपन ने पढ़ा? थैंक्स राहुल। मुझे पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। इट्स लाइक मैं अकेला बोलो, खुद से बात कर रहा हूँ। थैंक्स नायन, थैंक्स प्रियंका, थैंक्स चिराग। सर अपन 5-6 पढ़ रहे, बाकी लोग तो पता नहीं कहाँ है। अरे जागो मोहन प्यारे। थैंक्स अमी। चलो चले आगे अपन। अभी अभी अपन आगे पढ़ रहे हैं। वी आर डूइंग इंटरिम डिविडेंड, ठीक है? राइट नाउ वी आर डूइंग इंटरिम डिविडेंड। आ जाओ अभी। चिराग ऐसे गंदी गंदी बातें मत कर, मेरे साथ क्या मजा आता है? ऐसे गंदी गंदी बातें क्यों कर रहा है? ठीक है, अब देखो, लेट्स डू इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड की आधी बातें अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ी बहुत ही बातें यहाँ पर अपने को करनी होगी जो एग्जाम में आ चुकी है। इट सेज, पहले अपन ने क्या सीखा था? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको अपन? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 235 में। कहाँ लिखी है? सेक्शन 235 में। अगर तुमसे कोई भी पूछे कि सर डिविडेंड मतलब क्या, तो आप हमेशा बात करोगे फाइनल डिविडेंड की। किसकी बात करेंगे अपन? हमेशा फाइनल डिविडेंड की। अगर तुमसे कोई भी कभी भी पूछे कि बस बताओ डिविडेंड का मतलब क्या होता है, तो आप हमेशा क्या बोलोगे? फाइनल डिविडेंड की बातें करोगे। ठीक है ना? सर मेरे को एक और डाउट है, एक और डाउट है। अगर एग्जाम में खाली डिविडेंड लिखा हो तो क्या समझने का? यू विल ऑलवेज अज्यूम कि वो फाइनल डिविडेंड है। कौन सा डिविडेंड है? वो फाइनल डिविडेंड। ठीक है ना? इंटरिम डिविडेंड इज रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। ये अपन कर चुके ऑलरेडी। इंटरिम डिविडेंड इज रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। ये अपन कर चुके ऑलरेडी। ठीक है, फिर वो कहता है बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और at any time during the period from close of financial year till the AGM is held. एक सेकेंड, during any financial year or at any time during the period from close of financial year till the AGM is held out of सरप्लस इन पेन अकाउंट। मतलब क्या हो गया ये? सरप्लस इन पेन अकाउंट का मतलब, सरप्लस इन पेनल अकाउंट का मतलब हो गया अपना ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेनल एंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल इन विच सच इंटरिम डिविडेंड सॉट टू बी डिक्लेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो अपन ने सीखे थे इंटरिम के दो सोर्स थे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेनल था अपना और एक करंट ईयर्स प्रॉफिट था। फिर in case the company has losses in the current financial year, up to the end of the quarter immediately preceding the financial year, then immediately preceding the date of declaration of interim dividend, then rate of interim dividend should be less than or equal to average rate of dividend declared in the immediately preceding 3 financial year. अब इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनो। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल, मई आणि जून, क्या बोलेंगे अपन? अप्रैल, मई आणि जून। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 जुलाई को डिविडेंड बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 जुलाई को डिविडेंड बांट रहे हैं ना। हमको इस क्वार्टर में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। सो अभी मैंने सीखा आपको बस डिविडेंड इज ऑलवेज लिंक टू प्रॉफिट। अपन ने क्या बोला? हमेशा डिविडेंड इज लिंक टू प्रॉफिट। बट हमको अभी क्या हो गया? हमारे पिछले क्वार्टर में लॉस हो गया। तो लॉ क्या कहता है? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तेरे को बांटने के बांट, तू मस्त डिविडेंड बांट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेट का ध्यान रखना। देख, जब पैसा था भरपूर बांटा ना तूने, भरपूर बांटा, बट आज जब पैसा नहीं है, वी आर गिविंग यू परमिशन, डिविडेंड इज ऑलवेज लिंक टू प्रॉफिट। आज जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम बांटो, कोई प्रॉब्लम, पर रेट का ध्यान रखो। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years, शुड बी लेस देन और इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years। तो जो आप इंटरिम डिविडेंड बांटोगे बॉस, उसका जो रेट होगा वो मैक्सिमम एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years। पूरे कंपनीज एक्ट में जब जब आप अगर एवरेज की बात करोगे तब एवरेज आएगा 3 साल का। जब बात करोगे एवरेज का तब एवरेज आएगा 3 साल। हमेशा ध्यान रखना एवरेज निकालने के लिए, इफ यू सी द वर्ड एवरेज, कितना लेने का हमेशा हमें अपने को 3 साल। कितना साल? 3 साल। ठीक है,
फिर अब देखो, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शुड बी डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन, विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन। अच्छा, अब ये आपका एक एमसीक्यू, क्यों क्यों होता है ये चीज़? किसी कंपनी वो पैसा मिसयूज ना कर ले, तो लॉ क्या कहता है कि बॉस आप उसको उठा के एक अलग से बैंक में डाल दीजिए और वहां से डिविडेंड बांटिएगा, ठीक है? आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते, ठीक है? अब ये वाली जो बात है ना, पॉइंट नंबर 3, ये वाली जो बात है 5 दिन वाली बात है, दिस इज ये वाला पॉइंट ऐसे लिंक करता हूँ मैं नीचे से। This is not applicable to a government company in which entire it is not applicable to a government company in which entire paid up share capital is held by CG, SG or both. If the entire, see ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। कौन सी कंपनी है? होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी है? होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। इसको क्या एप्लीकेबल नहीं है? ये 5 दिन वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? डिक्लेयर कौन किया? सर गवर्नमेंट कंपनी। किसको देगी? सर गवर्नमेंट को देगी। कौन से शेयर होल्डर्स इनके पास? सारे के सारे सर शेयर होल्डर्स कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। तो अरे तो साला गवर्नमेंट कंपनी का मालिक कौन है? गवर्नमेंट। देना भी किसको है? गवर्नमेंट को देने का है। तो फालतू में टाइम पास क्यों करना है? अलग से बैंक में डालो, फिर वापस से घर में ही आएगा ना पैसा। टाइम पास नहीं करने का। तो बस ये 5 दिन वाली बात किसको एप्लीकेबल नहीं है? होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। किसको? होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, 5 दिन वाली बात। सी डिविडेंड चैप्टर में बहुत डेज है, बहुत डेज है। अभी अपन ने 30 दिन पढ़ा, ठीक है? 30 दिन है, 5 दिन है, अभी आगे 7 दिन आ जाएगा तुम्हारे पास। एक परसेंटेज पड़ा 18% सिंपल इंटरेस्ट, आगे कहीं पे 12% आ जाएगा। बहुत अलग अलग है। Interim dividend should be paid within 30 days from passing board resolution. Else there will be penalty and exemption. बेटा penalty मतलब कौन सा सर? वही अपना 127 वाला। exemption कौन सा है अपना? DDLG। exemption कौन सा है अपना? वो DDLG। आप क्या बोलोगे? interim dividend once declared by the company becomes a debt due from the company to the members and it cannot be revoked except in 2 circumstances। कौन से बेटा? वही सेम, गोइंग कंसर्न एंड अल्ट्रा वायरस। कौन से? गोइंग कंसर्न एंड अल्ट्रा वायरस। समझा आपको चीजें? कूल। चलो पॉइंट नंबर 8 पूरा फिर से पढ़कर आ जाओ तो क्या एकदम अच्छे से आ जाएगा। रीड पॉइंट नंबर 8।
परफेक्ट। पॉइंट नंबर 9, ठीक है, छोड़ दीजिए, वो अपन बाद में करेंगे। पॉइंट नंबर 9 थोड़ा सा टफ है, बाद में करेंगे। कम टू पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है। इट सेज पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। मतलब सर सेक्शन नंबर इज 91, सेक्शन नंबर 91। अब ये क्यों है, ध्यान सुनना। आपको पता होगा T+2 होता है, T+2 ट्रेड डे प्लस 2 डेज, ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डेज, परफेक्टली राइट, बराबर। फॉर एग्जाम्पल आज मंडे, मैंने अभी शेयर खरीदा, ठीक है, अभी बज रहे 12, ठीक है, अपन ने 12 बजे शेयर्स खरीदे रिलायंस के, 12:30 बजे मैं बेच देता हूँ, बेच सकता हूँ आधे घंटे के लिए। जब मेरे पास शेयर्स थे, आधे घंटे के लिए जब मेरे पास शेयर्स थे, आई वॉज द शेयर होल्डर बट आई वॉज नॉट द मेंबर, आई वॉज नॉट द मेंबर। मैं मेंबर कब बनूंगा, जब मंडे का शेयर जब मैं लूँगा अपने पास रखूँगा, कितने दिन तक, 2 दिन तक, जब मेरा नाम जाएगा वो डीमैट से जाएगा, एक बुक होती है, उस बुक का नाम होता है ROM। क्या होता है इसका, ROM। उस बुक का बोलते हैं अपन ROM। ROM मतलब क्या, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो ही अगर उस बुक में नाम गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो ही मैं कंपनी का मेंबर हूँ, एंड अगर मैं कंपनी का मेंबर हूँ तो ही मुझे डिविडेंड मिलेगा। सो क्वेश्चन यहाँ था कि सर मेरा, जैसे मेरा T+2 होता है वेडनेसडे को, अजूम करो चिराग है, चिराग का T+2 होता है थर्सडे को, नयन का होता है फ्राइडे को, अगर उसने वेडनेसडे को शेयर बाय किया तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी लिस्ट को तो बंद करना पड़ेगा ना। सो लिस्ट को बंद करना पड़ेगा, मतलब वो बुक को बंद करना पड़ेगा, तो रजिस्टर को बंद करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं अपन क्लोजर ऑफ रजिस्टर, ठीक है। कितने दिन के लिए, मैक्सिमम 45 डेज इन अ ईयर, मैक्सिमम 45 डेज इन अ ईयर, and maximum 30 days at any one time, maximum 45 days in a year and maximum 30 days at any one time, maximum 45 days in a year, maximum 30 days at any one time। मतलब कंटिन्यूस जब बंद करोगे तो मैक्सिमम 30 डेज के लिए वो बंद रहेगा। अच्छा, बंद करने से पहले आपको क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस shall be sent at least 7 days before the first day of closure of such lesser period as may be specified by SEBI। अगर कोई डिफॉल्ट किया, मतलब अगर 30 दिन से ज़्यादा बंद रखा या 45 डेज से ज़्यादा बंद रखा या नोटिस नहीं दिया, तो 5,000 रुपया पर डे, कितना लग जाएगा, 5,000 रुपया पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख, 5,000 रुपीज़ एवरी डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, 5,000 रुपीज़ पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, 5,000 रुपीज़ पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख। क्लियर, रीड वापस इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, थैंक्स। ना अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं अपन। पॉइंट नंबर 7, ठीक है, अब देखो ये क्या कहते हैं। अभी अपन ने किया बॉस, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट AGM, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट AGM। फिर अपन ने क्या बोला, इट शुड बी पेड विद इन 30 डेज। मैं कहता हूं इट शुड ऑल्सो बी क्लेम विद इन 30 डेज। It should be paid within 30 days. It should also be claimed within 30 days. It should also be claimed within 30 days. It should also be claimed within 30 days. Clear? Now, क्लेम मतलब कौन क्लेम करेगा बच्चों, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आके क्लेम करेगा, किसी कारणवश इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया,
कंपनी की तो चांदी, मतलब 30 दिन में बस इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया, तो जो इन्वेस्टर उसके तो आया नहीं, वो तो कंपनी की चांदी, कंपनी के मस्त पैसे बच गए। लॉ कहता है नहीं, अगर किसी इंसान ने, किसी इन्वेस्टर ने किसी शेयर में पैसे क्लेम नहीं किए तो कंपनी, आप उस पैसों के ट्रांसफर करो किधर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। किधर ट्रांसफर करोगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। यहां पर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसे पड़े रहेंगे कितने साल तक, 7 ईयर्स तक। कितने साल तक, 7 ईयर्स तक। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसे पड़े रहेंगे कितने साल तक, 7 ईयर्स तक। अच्छा, गजनियों की औलाद 7 साल बाद भी साला आया नहीं लेने के लिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंपनी के फिर भी मजे नहीं होंगे, कंपनी को वो पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे किधर, एक अलग अकाउंट होता है जिसको बनाता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। उस अकाउंट का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। क्या बोलते उसको अपन, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। क्या बोलते उसको अपन, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। इसको कौन बनाएगा यहाँ पर, सीजी। कौन बनाएगा इसको, सीजी। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कैसे देखने का, सुनो, 30 दिन बीत गए, 30 दिन बीत गए, इन्वेस्टर क्लेम करने नहीं है, 30 दिन बीत गए, इन्वेस्टर क्लेम करने नहीं है। सो कंपनी को ये पैसा भेजना पड़ेगा अनपेड में। कहाँ भेजना पड़ेगा उसको, अनपेड में। अनपेड में कितने दिन में भेजेगी, लॉ कहता है आपको भेजना पड़ेगा विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज। अच्छा, अगर 7 दिन में नहीं भेजा, आपने भेजा 10 दिन में भेजा, 10 दिन में, ठीक है, 10th डे को भेजा, तो डे 8 का डिले, डे 9 का डिले, डे 10 का डिले, तो सर आपको भरना पड़ेगा साथ में एट द रेट 12% इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट। सो कंपनी तुमने डिले किया 3 दिन का, तो आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट है किसके बेनिफिट के लिए होगा, ये होगा शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, ये भी जाएगा अनपेड के अंदर, ठीक है। तो देखो, अनपेड में जानने के लिए डेज है 7 दिन, 7 दिन, ठीक है। अनपेड में पड़ा रहा, 7 साल हो गया, इन्वेस्टर क्लेम करने नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंपनी वो पैसा अनपेड से हटा के कहाँ भेज देगी, आईपीएफ में। सर ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट होता कहाँ पर है बच्चों, अनपेड डिविडेंड अकाउंट होता है एक शेड्यूल बैंक में, एक शेड्यूल बैंक में, जहाँ पर वो खुलवाया जाएगा एंड वो कंपनी के नाम पर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ सो एंड सो कंपनी, ठीक है। अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट से भी कोई अगर इन्वेस्टर क्लेम करने नहीं आया तो कंपनी क्या करेगी, उसको भेज देगी आगे आईपीएफ में। अब आईपीएफ में जाने में टाइम लिमिट ध्यान से देखना, ठीक है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। सो अनपेड से आईपीएफ में जाने के लिए डेज विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। फिर लॉ कहता है ए कंपनी, तो वो जो मनी है ना, मनी, वो जो मनी है, मनी मतलब सर वो जो डिविडेंड का अमाउंट है, पैसा, वो तो सर भेज ही भेज, साथ में वो उस इन्वेस्टर के तुम शेयर्स भी भेजोगे। क्या भेजोगे आप, वो मनी तो भेजोगे, साथ में शेयर्स भी भेजोगे। अब कोई दिमाग वाला बच्चा बोल रहा है सर पैसा तो गया, समझ में था कि फंड है, फंड में पैसा चला गया, सर वो शेयर गए फंड में जाएगा। अरे पगलो, आईपीएफ वालों का एक डीमैट अकाउंट है, आईपीएफ डीमैट, ठीक है। तो आपके जो शेयर्स है, ठीक है, आपने क्लेम नहीं किया तो वो आईपीएफ के डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। समझा कुछ चीज़ें। अब ध्यान सुनो, डिविडेंड डिक्लेयर किया, 10 दिन बीता है, 10 दिन बीता, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर किया, 10 दिन बीता, कहाँ से क्लेम करेंगे अपन, कंपनी से। 34th डे के पास, 34th डे के पास इन्वेस्टर आया, कहाँ से क्लेम करेंगे। अज्यूम करो कंपनी ने उसको लाइटली ट्रांसफर कर दिया अनपेड के, विद इन 7 डेज, मतलब 2 दिन में ट्रांसफर कर दिया अनपेड में, तो कहाँ जाने का, अपन जाएंगे कंपनी के पास। कंपनी बोलते रहे अरे हमारे पास नहीं है, बाहर जाओ, सेकंड लेफ्ट थर्ड राइट, एक बैंक मिलेगा, उस बैंक में अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, वहाँ से क्लेम कर लो। 3 साल बाद आया, 3 साल बाद आया सर अनपेड से, 5 साल बाद आया अनपेड से, 8 साल बाद आया, 8 साल बाद आया, किधर से, कंपनी के पास है, कंपनी बोले कि बैंक में जाओ, बैंक के पास है, बोले के पास हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट के पास। अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, एक बार पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया, फंड को कौन बनाता है, गवर्नमेंट, तो आईपीएफ में चला गया पैसा, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। जब हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, एक बार पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया, क्या आज तक कभी भी किसी का वापस आया है, नहीं सर, गलत। अब आएगा, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार, अब आएगा, पैसा आएगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आएगा, चप्पल घिस जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, उम्र हो जाएगी आपकी, पर लॉ कहता है आएगा, फॉर्म भरो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ही आता है सर किसको अप्लाई करें,
आपने तो यहाँ सीखा था सीजी, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कौन, मोदी। मोदी को बोलेगा ए देना, ए देना, ऐसा बोलेगा मोदी को। लॉ कहता है आपको अप्लाई करना हो, किसको आप अप्लाई करोगे, यू विल अप्लाई टू IEPF ए, किसको अप्लाई करोगे आप, IEPF ए, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। क्या बोलोगे आप इसको, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। समझा आपको चीज़ ये। अच्छा, अनपेड की सारी बातें लिखिए सेक्शन 124 में, IEPF की सारी बातें लिखिए सेक्शन 125 में, अनपेड की बातें लिखिए 124 में, IEPF की बातें लिखिए 125 में। ठीक है, आराम से पढ़ना, इसको ड्रॉ करना, बाजू में ड्रॉ कर दीजिएगा, पहले आप रीड करोगे। ठीक है, रीड फ्रॉम द बुक। पेनल्टी होगी वहाँ पर, पेनल्टी पे पढ़ना, बहुत ईजी पेनल्टी, बाद में सिखाता हूँ कैसे आप करना है। पढ़ो पहले, यू हैव टू रीड द एंटायर सेक्शन 124, देन यू विल ड्रॉ दिस।
ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद पेनल्टी का याद करने का कोई तरीका बताता हूँ कैसे होता है पेनल्टी का, अगर 125 कॉन्ट्रामेन होता है तो। ठीक है, रुको। सो पॉइंट नंबर 7 में इसकी पेनल्टी लिखी हुई है, देखो अभी। If a company fails to comply with any of the above requirements in this section, the company shall be liable with a fine of which shall be minimum 5 lakh rupees, which may extend to 25 lakh rupees. And every officer shall be liable to a fine of 1 lakh rupees, maximum 5 lakh rupees. ठीक है, तो कैसे याद करोगे? 1, 5, 5, 25। क्या बोलोगे आप? 1, 5, 5, 25। मतलब 1 लाख से लेके 5 लाख, 5 लाख से लेके 25 लाख। छोटी पेनल्टी जो होती है वो होती है ऑफिसर को, बड़ी पेनल्टी जो होती है वो होती है कंपनी को। ठीक है, अच्छा सेक्शन नंबर कौन सा बच्चों? 125 सब 5 के मल्टीपल्स पे 1, 5, 5, 25, 1, 5, 5, 25, सेक्शन नंबर 125। ठीक है, नेक्स्ट अपन कर रहे अबेयंस सेक्शन नंबर, लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं अभी? अबेयंस। ठीक है, it says right to dividend, right shares and bonus shares to be held in abeyance pending registration of shares. अब सुनो, अबेयंस का बच्चों सेक्शन नंबर है हमारा 126। सेक्शन नंबर कौन सा है? 126। अब ध्यान सुनो, मैंने क्या किया? मैंने मेरे शेयर्स बेचे। किसको? नयन को। अजूम करो। सो गाइस, नयन, मैंने जब मेरे शेयर्स बेचे, मेरे को बोला जाएगा ट्रांसफरर। क्या बोला जाएगा? ट्रांसफरर। नयन वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसफरी। मेरे को बोला जाएगा ट्रांसफरर, नयन को बोला जाएगा ट्रांसफरी। मेरे को बोला जाएगा ट्रांसफरर, नयन को बोला जाएगा ट्रांसफरी। ए बी वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसफरर, नयन वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसफरी। अब भी तो क्या डीमेट में हो गया है? पुराने ज़माने क्या होता था कि ट्रांसफर डीड बनती थी। अब वो डीड बना के मैंने नयन को दे दी, मैंने मेरे शेयर्स बेच दिए। मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि कंपनी, तुम्हारा बुक का एक ROM, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे शेयर्स बेच दिए, नयन को बेच दिए। ठीक है, अब नयन के हाथ में ट्रांसफर डीड है। नयन गया कंपनी के पास, कंपनी मेरे शेयर्स रजिस्टर करो। कंपनी बोलते हम लोग को टाइम लगेगा, हफ्ते भर बाद आएंगे। हफ्ते भर बाद क्या? अरे सर अभी तो कोविड हो गया सर, एक काम करो आप, है ना, लॉकडाउन खुलने के बाद ही आइए। ठीक है, लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद भी गया कंपनी के पास, कंपनी का मेरे शेयर रजिस्टर करो। कंपनी बोलता अरे रुक जा, आप अगले वीक पक्का हम लोग आपका कर देंगे। अब इन द मीन टाइम डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। सो डिविडेंड AB को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सर आपका नाम ROM में नहीं है। डिविडेंड नयन भाई को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसका नाम भी ROM में नहीं है। तो डिविडेंड ऐसा लटकिंग बीच में, ट्रांसफरर ट्रांसफरी, डिविडेंड मस्त लटक रहा है। सो बच्चों, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है सर एक काम करो, प्लीज ट्रांसफर दैट अमाउंट टू किधर? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कहां भेज दो सर उसको? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। या फिर अगर ट्रांसफरर ने बोला है कि प्लीज ट्रांसफर इट टू ट्रांसफरी, तो क्या कर दो आप? ट्रांसफर कर दो ट्रांसफरी को। अगर ऐसा बोला हुआ नहीं है तो कहाँ जाएगा वो? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। कहाँ जाएगा वो? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। वहां बाद में क्लेम कर सकता है, बिंदास क्लेम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक बार कहाँ चला जाएगा वो? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अच्छा सर वो व्हाट अबाउट राइट शेयर्स? व्हाट अबाउट सर बोनस शेयर? उनका क्या होगा? बच्चों वो चले जाएंगे अबेयंस में। कहाँ चले जाएंगे वो? अबेयंस में। बच्चों अबेयंस का मतलब होता है टू स्टॉप और टू होल्ड। क्या बोलते हैं उसको अपन? टू स्टॉप और टू होल्ड। वो चला जाएगा, रुक जाएगा। हाँ, बाद में बिंदास क्लेम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बोला अपन सेक्शन 126 अबेयंस। बेसिकली पेंडिंग रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रांसफर ने शेयर ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफरी को, उसको पैसे नहीं मिले अभी तक,
आई मीन उसको उसका नाम अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, तो जो डिविडेंड के बीच में डिक्लेयर होता है तो कहाँ जाएगा वो अनपेड में। बट अगर ट्रांसफर ने मेंशन किया कि ट्रांसफर को दे तो ट्रांसफर का चला जाएगा, नहीं तो फिर अनपेड में। राइट शेयर बोलो शेयर कहाँ चले जाएंगे, अपियरेंस में। कूल, ड्रॉ दिस एंड देन रीड रीड। सो चिराग हैज़ अ डाउट। चिराग कह रहा है कि सर डिविडेंड हम बाद में अनपेड डिविडेंड कौन से क्लेम करें, तो अबे इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, कंपनी थोड़ी गलती है, तुमने बाद में क्लेम किए। हाँ अगर कंपनी ने गलत ट्रांसफर किया होता, लेट दिया होता तो मिलता है ना इंटरेस्ट। तो तुम्हें क्यों इसमें इंटरेस्ट मिला, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिला इस वाले केस में। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, कुछ कुछ डाउट है और? चलो, अबे क्यों बोलेगा राहुल, क्या बकवास डाट बोल सकता है, ट्रांसफर बोले कि डिविडेंड उसको मिलना चाहिए, उसको क्यों मिलेगा। कि जब अब पुराने ज़माने में जब शेयर ट्रांसफर होता था तो जब कंसिडरेशन डिसाइड होता था कि मतलब सेलिंग प्राइस जो होती थी तो उसमें डिविडेंड का क्लॉज मेंशन किया जाता था वहाँ पर। अब मैं अगर जनवरी में ट्रांसफर कर रहा हूँ, एजीएम तो मेरी सितंबर में आएगी, तो सितंबर तक मैं वेट नहीं कर सकता, तो उसमें डिविडेंड का क्लॉज होता था वहाँ पर कि बस मेरा जो पुराना जो डिविडेंड पड़ा होगा उस साल का वो ट्रांसफर कर देना। और आज के डेट में प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है सब चीज़ें, क्योंकि अब तो डीमेट में हो गया ना, अब तो पता ही नहीं होता कि ट्रांसफर कौन है ट्रांसफर ही कौन है। तो राहुल गलत है ये चीज़, नहीं होता ऐसा। ठीक है, अब देखो कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख होंगे वहां पर। ठीक है, ये क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स?
अभी एक नोट है, ये नोट पढ़ लेते, क्या टाइम पास सा कुछ है, ये प्रैक्टिकल है, फिर काम का है. When a company rejects a transfer deed on the grounds of non-tally of the transferor's signatures on the transfer deed, there will be no application pending with the company and thus section 126 shall not be attracted. ठीक है, तो बस ये 126 के लिए क्लॉज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका सिग्नेचर ही मैच नहीं हुआ है. नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब इसमें भी कुछ आ चुका है ऑलरेडी, एग्जाम में 2 मार्क का बन के आ चुका है फाइनल सीए में. Dividend may be paid in cash, check, warrant, electronic board. Dividend may be paid in cash, check, warrant, electronic board. मतलब सर हमको, मैं फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्यूबलाइट्स, मैं आप सबको क्या बोलता हूँ, भैया ट्यूबलाइट ले लो, ट्यूबलाइट ले लो. तुम बोलोगे नहीं सर नहीं चलेगा. अच्छा काम को चल 2 ट्यूबलाइट ले जाए डिविडेंड के नाम पर. नहीं सर, हमको क्या चाहिए, पैसा. पैसा ही डिविडेंड होता है, पैसा पैसा, सब लालची है, पैसा ही चाहिए सबको. ठीक है. देन if a company fails to comply with section 73 and 74, that is prohibition on acceptance of public deposits and repayment of public deposits, cannot declare dividend so long as the failure continues. मतलब भैया तुमने जनता का पैसा ले रखा था, तुमने जनता से पैसा लिया है, और जब तुम्हारा वो पब्लिक डिपॉजिट जो था, पब्लिक डिपॉजिट्स, अब वो जो मैच्योर हो गया 2 साल 3 साल बाद, अब उसको रीपे करने की बारी आई, तुम सारा रीपे नहीं कर रहे हो. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमको जनता को पैसा देने का पैसा नहीं है, और तुम्हारी साली बड़ी लाल है कि तुमको अपने वो गरीब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने का है. लॉ कहता है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. कब तक? जब तक आप ये डिफॉल्ट ठीक नहीं कर देते. मतलब जब तक आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं पे कर देते तब तक आप पे नहीं करोगे, तब आप डिविडेंड पे नहीं करोगे. समझा? ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी. ठीक है, तभी इसको इंपॉर्टेंट बोला गया. जाओ, आ जाओ आगे. ऐसा कुछ ये चार्ट देखा होगा आपने 126 का, एक बार गो थ्रू कर लो ना इसको, 126 का ये चार्ट को, ये सेम 126 वाला पार्ट है.
समझा आपको ये? प्लीज मैसेज में इन द चैट, समझा क्या आपको ये? और ऐसा बना दो बाजू में तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो डायग्राम है पीएल बैलेंस शीट वाला, ये बना दीजिए। परफेक्ट। चिराग कहाँ से? तो यार यू आर द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट, देखो अलग मजा आ रहा है। नयन तो आई नो, रोहित नयन इज फ्रॉम जोधपुर। अमी आर यू दैट स्टारबक्स? चिराग लोडा सरनेम। ओके ठीक है चिराग, डन, कूल। अच्छा, सोर्सेज ऑफ आईपीएफ को वहां लिखिए आरटीपी। क्या लिखोगे उसको? आरटीपी, रीड इफ टाइम परमिट्स। क्या बोलते उसको अपन? रीड इफ टाइम परमिट्स। समय अगर आपको आज्ञा देता, वैसे फालतू चीजें पढ़ सकते, सब चीजें नहीं आती। सोर्सेज ऑफ आईपीएफ, रीड इफ टाइम परमिट्स, ठीक है, आरटीपी। लिखो उसको आरटीपी। ठीक है, कम टू यूसेज, इसको पढ़ते अपन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आईपीएफ का जो फंड है बच्चों, वो तो सरकार ने बना दिया। अब सरकार उस पैसों का करेगी क्या? पहला चीज तो जो अपन ने पढ़ा था आईपीएफ वाले पार्ट में, सर रिफंड देना पड़ेगा। क्या क्या रिफंड देना पड़ेगा आपको? अनक्लेम डिविडेंड जो मांगेंगे, मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड उनका इंटरेस्ट, रिफंड देना पड़ेगा। दूसरा, इसका नाम, इसके मतलब, इसका जो फुल फॉर्म है उससे में इसका मतलब छुपा हुआ है, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, एक तो मेरा फेवरेट होता है एनी अदर पर्पस, ये तो अपना होता ही है, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज अमाउंट among eligible and identified applicants for the shares or debentures, shareholders, debenture holders or depositors who have suffered loss due to wrong action by any person। बेसिकली पता है अपन कंपेंसेशन देते हैं। तो आईपीएफ वाले का कैसे सत्यम के शेयरहोल्डर को नुकसान पहुंचा तो कौन देगा? आईपीएफ वाले सबको कंपेंसेशन दे रहे। कहाँ से बांटेंगे वो लोग? इस फंड से बांटेंगे। फिर जिन्होंने लॉ पढ़ रखा है फाइनल सीए का, उनको पता होगा, रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर इन परसुइंग क्लास एक्शन क्लास एक्शन सूट्स, रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परसुइंग क्लास एक्शन सूट्स। तो अपन वो पढ़ते हैं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर होता है, उसमें होता है। तो अभी आपको इतना याद रखने के 5 चीज़ों के लिए फंड यूज हो सकता है। अच्छा, ये मैं क्यों पढ़ा? सी देखो, अपने को क्या डिस्क्रिप्टिव तो आने वाला है नहीं बच्चों, डिस्क्रिप्टिव तो बिल्कुल नहीं आएगा। किधर आएगा सर? वो एमसीक्यू में पहचानने हुआ कि तो आईपीएफ के फंड कहाँ यूज होते हैं, नहीं होते। अब ये छोटी छोटी बातें फाइनल से का बच्चा तो पढ़ नहीं पाता। ठीक है, इंटर वाले फिर भी स्ट्रेस देके पढ़ सकते हो, वो बहुत इंटर वाले बहुत मेहनती होते हैं बच्चे अपने। फाइनल तो क्या, अरे सर कर लेंगे ना सर, आलस भर भर कर है, और 2 महीने से तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा आलस अभी। ठीक है, हो गया यूसेज काम की चीज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, कट। काट, अरे नई वाली बुक में हटा दिया, सब नहीं है। 14 कट, 13 कट, 14 कट। ठीक है, कम टू सेक्शन 125 आई इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। खाली एमसीक्यू के लिए पढ़ना, बाकी कुछ काम करना। CG shall constitute an IPFA for administration of IPF. IPFA shall consist of chairperson and the members not exceeding 7, and a CEO as CG में अपॉइंट। मतलब चेयरपर्सन, 7 मेंबर्स एंड एक CEO। तो एक चेयरपर्सन, 7 मेंबर्स और एक CEO, 9 लोग की टीम है। ठीक है, अभी करंटली पता कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, 8 लोग, मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। तो चेयरपर्सन है, CEO है और 6 मेंबर्स अपॉइंट कर रखे करंटली आईपीएफ। पॉइंट नंबर 2 से लेके 6 इज योर आरटीपी। ये सब कुछ भी एग्जाम में नहीं आता, जिसको रीड करना है रीड करना है। एक काम करो, अभी हाथ क्या रीड करो इसको रीड, हाथ की हाथ।
डन, ठीक है। ये कुछ फॉर्म है, अपने को रट्टा मारने पड़ेंगे, ठीक है। ये अगर एमसीक्यू में आ गया तो आ गया, ठीक है। जिसमें से ना एक दो दो फॉर्म थोड़े काम की चीज़ है। पहला, स्टेटमेंट्स ऑफ अमाउंट्स टू बी क्रेडिट टू आईपीएफ 1, स्टेटमेंट ऑफ अनक्लेम्ड एंड अनपेड अमाउंट्स। फिर आईपीएफ 3 इज स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स और अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ इज 3, स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ इज 4, एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर क्लेमिंग अनपेड अमाउंट्स एंड शेयर फ्रॉम आईपीएफ। तो आईपीएफ 5 एक काम का चीज़ है और एक 1 काम का चीज़ है, और 4 भी मार्क करिए। शेयर्स का अमाउंट जा रहा है 1 में, शेयर्स जा रहा है 4 में, 5 से अपन रिफंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेन आईपीएफ 5 ही है। 6, स्टेटमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट्स टू बी ट्रांसफर टू आईपीएफ। ठीक है। सो 1 काम का चीज़ है, 4 काम का चीज़ है, 5 काम का चीज़ है। 5 इसमें से तो ऐसा लगता है कि लॉजिकल है, वो एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी तो अपने को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एकेडमिकली बहुत डिफिकल्ट। क्लियर, समझा आपको, गया भेजे में, क्लियर। तो अब इसमें जो सेक्शन सब देखो, नीचे में लिखता हूँ, तुमको पता होना चाहिए। चलो, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन, यू विल राइट इन द चैट बॉक्स। आपको चैट बॉक्स में लिखना होगा। पहला सेक्शन 235, 235 बच्चों, 235, 235 क्या था? टू 235 कोई तो बोल दो। डिविडेंड की डेफिनेशन, ठीक है। डिविडेंड की डेफिनेशन इसको बोलोगे, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरम डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 3 बच्चों, 1 2 3 सोर्सेस, परफेक्ट। 1 2 3 सोर्सेस। नेक्स्ट, चिराग इज वेरी क्विक, राहुल इज देयर एंड डी एस पटेल सर, आप भी हो। 1 2 4 बच्चों, 1 2 4, 1 2 4 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 1 2 4 इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। चिराग देख के नहीं बोलना है। अमी, प्रियंका, आप आंसर नहीं कर रहे, बाकी लोग का नाम मुझे दिख नहीं रहा है, बिना देखे बोल राजा। 1 2 5 1 to 5 is your IPF. 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 1 to 6 is your abeyance. 1 to 6 is your abeyance. 1 to 7 is your time limit. 1 to 7 is your time limit. बेटा टाइम लिमिट बोलोगे, डीएस पटेल आप टाइम लिमिट बोलोगे, ठीक है। 1 to 6, 1 to 7, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी। 235 is dividend includes interim dividend. 1 to 3 is sources. 1 to 4 is unpaid dividend. 1 to 5 is IPF. 1 to 6 is abeyance. 1 to 7 is time limit. ठीक है। So people who are watching me for CA final audit new syllabus, 3 मार्क का 4 मार्क का चैप्टर। CA final ओल्ड सिलेबस हो आप, तो आपको ये लॉ में भी है, ऑडिट में भी है। अगर आप इंटर के बच्चे हो, आपको ये लॉ में भी है, ऑडिट में भी है। ये सब को है भाई, सब मतलब सब, सब मतलब सब। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है।
चले अपन आगे। गाइस किसी को डाउट है तो बता मुझे। किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। पूछो, कुछ भी डिबेट है अपना, डिबेट चैप्टर कुछ पूरा हो गया है, पूरा खत्म कर दिया, सब पढ़ा दिया भाई। हाँ चिराग बोल, क्या डाउट है बेटा? ऑल द डाउट्स। अगर किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज राइट। डिविडेंड ट्रांसफर टू आईपीएफ। हाँ हो गया। अबे एक लाइन में लिखना, 4 लाइन में डाउट पूछेगा, समझेगा कैसे मेरे को? मेरे को एक क्वेश्चन कराने का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने मैं उसको निकालते रखता हूँ। एट ईयर्स बाद में मैं डिविडेंड क्लेम करने गया, तब मुझे इंटरेस्ट, अरे क्यों इंटरेस्ट मिलेगा यार तुमको? तुम्हारी गलती है, तुमने क्लेम नहीं किया है। सी इंटरेस्ट कब मिलता है कि बस अगर कंपनी ने उसको बोला गया कि 7 दिन में तू ट्रांसफर कर, किधर? अनपेड में। कंपनी ने अगर 10th डे को ट्रांसफर किया होता तो कंपनी वहां पर इंटरेस्ट भरती, तो वो तुमको मिलता ना। अब अगर कंपनी ने राइटली ट्रांसफर किया है, कंपनी ने अगर वो राइटली ट्रांसफर किया है पैसा वहां पर अनपेड में, तो क्यों इंटरेस्ट मिलेगा? तुमने क्लेम नहीं किया है वहां पर। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। परफेक्ट। और किसी को कुछ डाउट है? सो गाइस वी हैव डन विद द एंटायर चैप्टर ऑफ डिविडेंड। सो अगर आप कोई ऑथर की बुक खोल के देखोगे, अगर आप अपनी आईसीए की मॉडल देखोगे, अपना सारा डिविडेंड चैप्टर हो गया, इतना ही डिविडेंड चैप्टर है, ठीक है। अब आपने देखोगे जब ये अनाउंस, अब आप ऐप में गए होंगे तो उसमें अनाउंसमेंट में 2 चैप्टर डाले थे, डिविडेंड और डिविडेंड के कौन नोट्स थे। वो जो नोट्स है वो क्वेश्चन आंसर्स है। क्या है वो? क्वेश्चन आंसर्स। सो आज आपका वो होमवर्क होगा कि आप वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, बिकॉज अगर टुमारो ऑल्सो वी आर टेकिंग 1 सेशन। मैं कोई एक चैप्टर कराऊंगा, अभी डिसाइड नहीं किया कौन सा करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो उसको रिजॉल्व कराना पड़ेगा। उसके बाद अपन कोई चैप्टर लेंगे। एक्चुअल क्लास के बारे में अपन बाद में बात करते हैं क्या करना है। और कोई डाउट है मुझे बता दो। बिफोर वी एंड आई वॉन्ट यू टू सॉल्व वन क्वेश्चन। इट केम इन May 19, ओल्ड सिलेबस, लॉ का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1A। फाड़ू 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 फाड़ू, फुल फाड़ू, ठीक है। बहुत टाइम लगने वाला है उसको करने के लिए। कोई अभी भी चैट को लीव नहीं करेगा, क्लास को लीव नहीं करेगा, वो बहुत काम की चीज़ है। सी बाकी जो क्वेश्चन आंसर है जो आपको मैंने शीट दी है वो तो बचकांड है, तो हो जाएंगे फटाफट, आज का वो आपका होमवर्क होगा। बट अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया, मतलब इवन आई टुक टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत दिमाग लगाना है, बहुत बहुत दिमाग लगाना है, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन राइट नाउ, दैट इज दिस क्वेश्चन इज नॉट इन योर शीट, वो अपडेटेड नहीं है अभी तक, ठीक है। जब आपकी फाइनल बुक मिलेगी आपको, फाइनल बुक जो बन रही है पूरी, उसमें वो अपडेट हो जाकर मिलेगा। अब ध्यान से देखो, हम शेयरिंग द स्क्रीन, वो क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। दिख रहा है सबको?
दिखा ना रे सबको, ये राजा, ये वो क्वेश्चन है जो अपने को करने का है, ठीक है। फुल फाड़ू क्वेश्चन, फुल फाड़ू। इट सेज XYZ लिमिटेड हैड इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, ठीक है। तो पहला वर्ड यहाँ पर मुझे मिलता है क्या, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। It proposes to declare 10% equity dividend out of its current profits and free reserves, ठीक है। कितना बांटना है अपने को, 10%। Following is the data from the latest balance sheet 31st March 19। 17,500 preferential of 100 each, dividend at the rate of 9%, dividend दिया 9% पे। 7 lakh equity shares of 10 each, जनरल रिजर्व 21 लाख, कैपिटल रिजर्व 3.5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 3.5 लाख, सरप्लस 63,000, दैट इज एक्सक्लूडिंग करंट ईयर्स प्रॉफिट गिवन बिलो। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,57,000, ठीक है, ओके। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर द लास्ट 3 years इज 15%। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ड्यूरिंग द 3 years इज 15%। ये रेट ऑफ रिटर्न है, ये कुछ काम का नहीं अपने लिए, अपने को तो डिविडेंड का रेट चाहिए था, ठीक है। ये सब है। फिर the company has been declared dividend in last 3 preceding financials in the rationale of the Companies Act and the applicable rules made calculate the minimum amount that is required to be withdrawn from free reserves, minimum amount that is required to be withdrawn from free reserves for declaring 10% dividend to the equity shareholder, 10% बांटना, ठीक है। कोई भी बच्चा आंसर नहीं देखेगा, अगर आपके पास ओल्ड सिलेबस का सोल्यूशन पड़ा तो ये, ठीक है, या ये वाली शीट है तो आप इसको देखोगे एंड आप सॉल्व करोगे। मुझे मिनिमम अमाउंट निकाल के बताओ, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, आप मिनिमम अपने हिसाब से करो। रॉन्ग तो रॉन्ग, पहली बार पढ़ रहे हैं अपन, एग्जाम नहीं है अपने, ये मान के चलो। रॉन्ग तो रॉन्ग, खुद दिमाग लगाओ। ये किससे लिंक करना है, अभी आपको सिखाया था ना वो, आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स, रेट ऑफ डिविडेंड्स लेस देन और इक्वल टू एवरेज रेट, एंड सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। तो आप नोट्स यूज करो बिंदास, खुद से सॉल्व करो एंड चैट बॉक्स में अपना आंसर देना। आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम। शिट, so guys, you have to solve this question now. So I am also solving side by side. कितना है, opening balance is 63,000, net profit current year 4,20,000 less preference dividend.
1,57,500, ठीक है, माइनस 4,20,000, 2,62,500 is the profit available. अब चेक करो इक्विटी के लिए कितना है, इक्विटी को देना कितना है, 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10% देना है अपने को, तो 7 लाख रुपए बांटने के, ठीक है, तो इक्विटी डिविडेंड इज 7 lakhs। तो बांटना कितना है अपने को, 7 लाख, है कितना अपने पास, 262 to 500, मतलब प्रॉफिट तो कम है, तो अपने पास जो शॉर्टफॉल है बच्चों वो है 4,37,500, इतना अपने को शॉर्टफॉल, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, तो 260 तो यहाँ से उसका यूज कर लूंगा मैं, बाकी कहाँ से लेके जाऊंगा मैं, बाहर से विड्रॉ करूँगा, कहाँ से, रिजर्व से। पहला कंडीशन, माई रेट ऑफ डिविडेंड, आई एम नॉट राइटिंग द कंडीशन हियर, रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years, एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड कितना है मेरा, 15 साल है, इस साल कितना बांट रहे अपन, 10% इज लेस देन और इक्वल टू 15%। सो बॉस मेरा कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड कंडीशन 2 क्या कहती है, अमाउंट विड्रॉन, कितना शॉर्टफॉल अपने को, 437,500 शुड बी लेस देन और इक्वल टू किससे, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व शुड बी लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना है मेरा, तो 17,50,000 प्रेफरेंस का, प्लस 70 लाख इक्विटी का, प्लस साढ़े नहीं प्लस 21 लाख जनरल रिजर्व, ठीक है। इफ आई चेक 17,50,000 प्लस 70 लाख प्लस 21 लाख, तो 437,500 इज लेस देन और इक्वल टू 1085, बराबर। तो कंडीशन 2 ऑल्सो सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 ऑल्सो सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड कंडीशन 3 क्या कहती है, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉल, तो मेरे पास 21 लाख रुपए था, बराबर, मैंने कितना विड्रॉ कर लिया, 4,500 विड्रॉ कर लिया, इसमें से मैंने 21 लाख रुपए था माइनस 437,500 अगर मैं विड्रॉ किया, बचता कितना है, 16,62,500 शुड बी मोर देन और इक्वल टू कितना, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी मोर देन इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब 87,50,000 का अपने को 15% निकालना है, विच इज 13,125,500, तो 15% ऑफ 1750 प्लस 70 लाख, so boss it is more, so condition 3 also satisfied, that means you can withdraw 437,500, you can withdraw 437,500, you can withdraw 437,500, ठीक है। एक्सेलेंट, इसका आंसर दिखा दो आपको अभी, तो देखो 262,500 निकाला, 7 लाख डिविडेंड देना अपने को, 437,500 मैच किया, 1085 से मैच किया, 1662 मैच करवाया आपको, 13,12,500 से, therefore you can withdraw is 437,500, 437,500, you can withdraw 437,500, चेक कर लो, इसका फोटो खींचना, फोटो खींच लो, फोटो खींचना, फोटो खींच लो इसका।
डन, समझा सबको? आई होप आपको डिविडेंड समझा होगा आपको। तो मैंने पूरा डिविडेंड करा दिया, आपको जो क्वेश्चंस कराने थे वो आपको करा दिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको शीट दे रखी है, आपको सॉल्व करनी है, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट है किसी को बच्चों? कोई डाउट? मजा आया? थैंक्स। सो टुमारो वी गोना मीट विद वन चैप्टर। कल भी एक दिन मैं डेमो लूंगा, ठीक है? आप देख लीजिएगा, अपन सारे टेक्निकल इश्यूज सॉल्व कर लेंगे। जो बच्चे नवंबर 20 दे रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली उनके लिए, क्योंकि लॉकडाउन पता नहीं अभी खुल रहा है नहीं खुल रहा है। 17 तारीख को क्लैरिटी आएगी, ठीक है? तो बैच, एक्चुअल बैच आई विल स्टार्ट आफ्टर दैट ओनली। मुझे एक चैट बॉक्स में सजेशन लिख के दो ना कि टाइमिंग क्या होना चाहिए, मॉर्निंग होना चाहिए, आफ्टरनून होना चाहिए, इवनिंग होना चाहिए, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स। दिस बैच इज स्पेशल डिजाइन फॉर नवंबर 20 के लिए। हफ्ते में मैं सोच रहा हूँ 4 दिन लेकर निकले। 4 दिन बहुत है यार, फिर ज़्यादा फिर बहुत एक्सेस हो जाता है, और ख़त्म होने के लिए करीबन महीना भर लग जाएगा। द बैच वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 80 आवर्स, 80 आवर्स अप्रॉक्स।